शोले मेरे चारों तरफ भड़क उठे। लाल लाल गजब नाक लपकते हुए शोले मेरे गिर्द नाच रहे थे और मैं उनके दरमियान अकेली थी, खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि आग मेरे वजूद को चाट डालती, मैंने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। आग आग बचाओ बचाओ, मैंने तेज दिल दहला देने वाली चीख मारी। चीख मदद के लिए बुलावा थी, फरियाद थी, और फिर मदद आ गई। मेरी अपनी ही चीख से मेरी आंख खुल गई, मैं जाग गई थी। मेरे कान अपनी ही चीखों से गूंज रहे थे। मैं उठकर बैठ गई, मेरी सांस तेज तेज चल रही थी और हाथ पैर पसीने में डूबे हुए थे। अम्मी ने मुझे लिपटा लिया था, मेरी चीख ने उन्हें भी जगा दिया था। क्या हुआ सहर, फिर कोई सपना देखा क्या? हाँ अम्मी, फिर वही ख्वाब। चारों तरफ आग लगी हुई थी। मैंने उनके सीने में मुंह छुपा लिया और बेबसी से बोली, ये ख्वाब मैं बार बार क्यों देखती हूँ? माँ ने कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि रात में सोते वक्त इन फजूल किताबों को मत पढ़ा करो, जो उन कहानियों में लिखा होता है वही ख्वाब में देख लेती हो। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, बरसों से मैं तो यही एक ख्वाब देख रही हूँ। खुदा जाने क्या होने वाला है, मुझे तो डर लगता है कहीं मैं सच में आग से जलकर मर ना जाऊं। मैंने माँ से कहा कि आप भी मेरे साथ सो जाओ। मैंने मजबूती से उनका हाथ थाम लिया। ये ख्वाब पहली बार मेरी आंखों में नहीं उतरा था, बल्कि ये ख्वाब तो मैं 15 साल से देख रही थी। इस वक्त मेरी उम्र 21 साल है। 7 साल की छोटी सी उम्र से मैं ये ख्वाब देख रही थी। हर चौथे पांचवें महीने ये ख्वाब देखकर मैं खौफसदा हो जाती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे खौफ जाता रहा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और शादी के 7 साल बाद बहुत मिन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी। मेरे घर का माहौल थोड़ा मजहबी था। अब्बा तो खैर नॉर्मल थे, अलबत्ता माँ इन मामलात में जुनूनी थी। मेरी पैदाइश से पहले वो अपनी सूनी गोद की रौनक के लिए जाने कहाँ था मन्नत मांगने जाती रही। कोई दरगाह पीर फकीर उन्होंने नहीं छोड़ा। अब ये किसी की दुआ का असर था या अम्मी अब्बा की शिद्दत तलब जो उनकी मुराद बर आई, लेकिन मज़ारों की जियारत और पीर फकीरों के दर पर हाजिरी मेरी पैदाइश के बाद भी जारी रही। बचपन में तो मैं माँ के साथ जाती रही, मगर जैसे जैसे मुझे शऊर आता गया मैं माँ के साथ जाने से कतराने लगी। उनकी कोख से पैदा होने और उनकी गोद में परवरिश पाने के बावजूद मेरा मिजाज माँ से बहुत अलग था। बचपन का एक वाकया मुझे अभी तक याद है। मैं छोटी सी थी और माँ के साथ किसी बुजुर्ग के मजार की जियारत से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक फकीर ने हमें रोक लिया। उसने कहा, रुक जा, कहाँ जा रही हो? वो अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारकर बोला। उसकी लाल लाल अंगारा आंखें, उलझे उलझे बाल और बोसीदा से कपड़े। मैं उसे देखकर सहम गई थी। माँ ने अपने पर्स से 5 रुपया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो बाबा। उसने पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और हिकारत से बोला, ये क्या है? अम्मी ने इसरार किया, रख लो बाबा। उसने कहा, तू हमें क्या देगी? हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। ये तेरी बेटी है। उसने अपनी अंगारा नजरें मुझ पर जमाई। मैं सिमट गई और माँ के पीछे छुपने लगी। अम्मी ने मुझे खींच कर आगे कर दिया और कहा, हाँ बाबा, ये मेरी बेटी है, मेरी एक ही बेटी है। अल्लाह ने बड़ी दुआओं के बाद मेरी सुनी है। दुआ करो कि खुदा इसे जिंदगी दे, इसका नसीब अच्छा हो। फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें मुझ पर ही जमी थी। फिर उसने कहा, मुझे इसके माथे पर आग दिखाई दे रही है, शोले नजर आ रहे हैं, मगर खैर तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने जेब में हाथ डाला और एक कागज निकालकर अम्मी की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसके गले में डाल देना। फिर वो लाठी टेकता आगे जाने लगा। अम्मी ने बड़ी अकीदत से वो कागज थामा, फिर बोली, बाबा कुछ तो बताएं, कैसी आग, कैसे शोले, आपने क्या देखा है? फकीर ने कहा, बस इससे ज्यादा बताने का हमें हुक्म नहीं है, हमें देर हो रही है, बहुत दूर जाना है। लेकिन बाबा कुछ खिदमत का मौका दो। फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुमसे खुश है, इसी तरह बुजुर्गों की दुआएं लेती रहा करो। वो तेज तेज कदमों से चला गया। अम्मी ने घर जाकर सारा वाकया अब्बा को सुनाया। अब्बा अम्मी की इन सब मसरूफियत में शरीक नहीं होते थे, मगर वो कोई एतराज भी नहीं करते थे। माँ ने परेशानी से कहा, मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है, खुदा जाने वो क्या कहना चाहता था। आग और शोले से उसका क्या मतलब था? मेरी एक ही बच्ची है, अगर उसकी उंगली भी दुखेगी तो मैं मर जाऊंगी। वो सचमुच रोने बैठ गई। अब्बा ने कहा, तू फिक्र क्यों करती है? हम इसकी हिफाजत करने वाले कौन है? वो जिसकी अमानत है वही उसकी सुरक्षा करेगा। फिर बाबा का दिया हुआ तावीज तुम उसके गले में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने न सिर्फ वो तावीज मुझे पहनाया, बल्कि कई और तावीज भी मुझे पहना दिए। वो आँख से हर मुमकिन तौर पर मुझे दूर रखती थी, यहाँ तक कि मैं कॉलेज में पहुँच गई थी, मगर इसके बावजूद अम्मी मुझे किचन का कोई काम करने नहीं देती थी। अब्बू कह भी देते, उसे दूसरे घर भी जाना है,
कुछ घरदारी भी सिखाओ, मगर वो मुस्कुरा कर टाल जाती। स्कूल तक तो जैसे तैसे वक्त गुजर गया था। कॉलेज का माहौल मेरा मनपसंद था। को एजुकेशन नहीं थी, मगर तेज तरार और मॉडर्न सहेलियों की वजह से कॉलेज में मेरा खूब दिल लगा। फिर एक दिन पहली बार मेरे और माँ के दरमियान एक लंबी बहस हुई। मैंने अपनी सहेलियों के मजाक उड़ाने के बाद तमाम तावीज गले से उतार दिए, जिस पर मेरी अम्मी बहुत गुस्सा हुई। मैंने कहा, कॉलेज में सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, मैं इस तरह तमाशा बनकर कॉलेज नहीं जा सकती। माँ ने गुस्से से कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, इसमें तमाशा बनने की क्या बात है? क्या इंसान बीमारी में डॉक्टर से दवा नहीं लेता? जब दवा लेना कोई बुरी बात नहीं है तो दुआ करना कैसे बुरी बात हो गई? मैंने कहा, लेकिन अम्मी हम दुनिया को तो कायल नहीं कर सकते। वो सब मुझे दकियानूसी और बैकवर्ड होने का ताना देती है। हर जगह मिसाल के तौर पर मेरा नाम लिया जा रहा है। आप नहीं जानती जमाना किस कदर बदल गया है। माँ ने कहा, जमाना लाख बदले लेकिन कुछ चीज ऐसी भी है जो वक्त की रफ्तार से नहीं बदलती। तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो उठाओ ये सब और गले में डालो, इस तरह बेहुरमती होती है। ठीक है मैं ये पहन लेती हूँ, मगर फिर कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं भी जिद पर उतर आई थी। अम्मी कुछ देर मुझे घूरती रही, गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मेरे कॉलेज ना जाने की धमकी को खातिर में ना लाएंगी। वो अपनी बात से एक इंच भी हटने वाली नहीं थी। ये उनकी आस्था का मामला था। मैंने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है मैं उनमें से सिर्फ एक गले में डाल लूं। सुरक्षा और बरकत के लिए एक भी बहुत है। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर एक तावीज मुझे देते हुए बोली, ये लो ये डाल लो। ये वही तावीज था जो उस बाबा ने दिया था। माँ ने कहा, अब इसे मत उतार देना, ऐसी गलती कभी मत करना। वो तमाम तावीज़ों को एहतियात से अलमारी में रखते हुए बोली। फिर वो कमरे से बाहर जाते जाते रुकी और कहा, कॉलेज से जल्दी आ जाना, मेरा कुछ हाथ बटा लेना। शाम में तुम्हारी चाची और जाहिद आएंगे। तुम्हारे इम्तिहान के बाद वो लोग तारीख लेने आएंगे। जाहिद के नाम पर मेरा मुंह यूं बन गया जैसे कोई कड़वी गोली निगल ली हो। मैंने कहा, अम्मी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है? जाहिद में अच्छा भला ग्रेजुएट लड़का है, हमें तो बहुत पसंद है। कोई खराबी हो तो एतराज भी करे, बिला वजह की जिद तुम छोड़ दो। तमाम लाड प्यार के बावजूद तुम्हारे अब्बू इस बात पर किसी की नहीं सुनेंगे। इतना कहकर अम्मी कमरे से बाहर चली गई। मैंने पैर पटकते हुए अपने आप से कहा, खाक अच्छा लड़का है, सीधे जमे हुए बाल, दाढ़ी, शलवार कमीज, और बस चले तो तेल और सुरमा भी लगा ले। मैं हरगिज ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया। मुझे अंदाजा था कि अम्मी और अब बा मुझे बेपनाह चाहते हैं। मेरी चंद रोज की भूख हड़ताल उन्हें तड़पा कर रख देती और वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाते। जाहिद से शादी से इनकार का कोई मसला नहीं था, असल मसला ये था कि मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। जाहिद को रद्द करने के बाद वो जरूर ये पूछते कि मैं फिर किस से शादी करूंगी, और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा ये कमजोर पहलू जाहिद से शादी से इनकार को भी कमजोर कर देता। मैं बिल्कुल अंधेरे में थी। वो जो मेरा आइडियल था अभी मुझे मिला नहीं था। मेरी आंखों में जिसके ख्वाब उतरते थे वो जाने कहाँ था। जीन्स शर्ट पहने नए दौर का मॉडर्न अमीर ज़्यादा मेरा आइडियल था, जबकि जाहिद इस दौर का होते हुए भी पिछले किसी जमाने का एंटीक लगता था। मैं उसके आने पर चिढ़कर अपने कमरे में बंद हो जाती। अम्मी मेरे इस रवैये पर बहुत गुस्सा होती, मगर मुझे उसकी परवाह ना थी। कॉलेज जाते हुए भी यही एहसास शिद्दत से दिल को जकड़े हुए था कि वक्त बहुत कम है, और अगर इस मोहलत में कोई जिंदगी में नहीं आया तो फिर जाहिद के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। कॉलेज में भी मेरा मूड ऑफ था, जिसे सबने महसूस कर लिया। मेरी सहेली ने पूछा, क्या बात है, आज मूड बहुत ऑफ है? मैंने सारी रुदाद उसे सुना दी। उसने भी अफसोस करते हुए कहा, ऐसे गाउदी और बैकवर्ड आदमी से शादी करने से अच्छा है इंसान कुएं में छलांग लगा दे। मेरी एक और सहेली फिजा ने कहा, खैर कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसके आइडियल को तलाश करेंगे। आज मेरे घर चलते हैं, वहाँ बैठकर कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे और मजे करेंगे। उसका घर कॉलेज से करीब ही था, इसलिए आखिरी 2 पीरियड मिस करके हम सब फिजा के घर चले गए। किस्मत भी अजब खेल खेलती है। मेरा वो आइडियल जो सिर्फ कल्पना में था, इंसानी सूरत में भी आ गया। वो जिसे फिजा मेरे लिए ढूंढने का इरादा कर रही थी उसके घर ही मिल गया। हम सब फिल्म देख रहे थे कि वो शोर मचाता आ गया। फिजा ने उसका परिचय करवाया। वो उसका कजिन जुबैर था। जीन्स शर्ट, ऊंचा लंबा कद और लंबे लंबे बाल। उसे देखकर जाने क्यों मैं डिस्टर्ब सी हो गई थी, और फिर धड़कनों ने शोर मचा डाला। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। जब भी मेरी निगाह उठी मैंने उसे अपनी तरफ ही देखते पाया। 15-20 मिनट बाद वो चला गया।
हम दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, उसके बावजूद वो मुझे किसी अनदेखी डोर में बांध गया। मैं उदास हो गई, सब बेरौनक हो गया था उसके जाने से। फिर मैंने खुद से कहा, ठीक है, किसी मनचाहे की आरज़ू जरूर है, मगर अब ऐसा भी नहीं कि किसी अजनबी को ही दिल में बसा लिया जाए। वो अजनबी जो खुदा जाने फिर कभी मिलेगा या नहीं। लेकिन दूसरे ही दिन वो अजनबी अपनायत के फूल लिए मेरे स्वागत को कॉलेज के बाहर खड़ा था। फिजा ने हम सबके मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बिठाया और हर एक को ड्रॉप किया। मेरे अंदर ये एहसास शिद्दत से उभरा कि वो सिर्फ मेरे लिए ही आता है। उसे कॉलेज में आते और हमें ड्रॉप करते हफ्ता हो चला था, लेकिन उसकी और मेरी कोई बात नहीं हुई थी। खामोशी की जबान में हम एक दूसरे से बात करते थे। हम एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और फिर वो इजहार भी हो गया, जिसके बाद दो लोग एक दूसरे से बंध जाते हैं। एक दिन सब सहेलियों को उनके घर छोड़कर मैं उसके साथ अकेली बाकी रह गई थी। फिजा भी आज मुझसे पहले ही अपने घर उतर गई थी। हम थोड़ी आगे बढ़े तो उसने गाड़ी रोक दी और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने कहा, तुम्हें अंदाजा है शहर के रोज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। आज मेरे कहने पर ही फिजा ने ये मौका दिया है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। तुम्हें देखने, तुमसे बात करने, तुम्हारे करीब रहने के लिए ही तो ये सब जतन किए हैं। वो बोल रहा था और जैसे खुशियों की फुहार मेरे वजूद को भिगोने लगी। क्या ये सच कह रहा था? मैंने बेयकीनी से उसे देखा। दिल में हलचल मचा देने वाली नजरों से वो मुझे देख रहा था। मेरा चेहरा दमक उठा था। मोहब्बत अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ उसके चेहरे से आया थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैंने आहिस्ता से कहा, क्या कहूँ, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। ये गोया मेरा जवाबी इजहार था। फिर उस रोज हमने बहुत सी बातें की। वो बेमकसद गाड़ी को इधर उधर सड़कों पर दौड़ा रहा था। मैं गर्व और गुरूर के जज्बात लिए उसे देख रही थी। कितना एतमाद था उसकी बातों में, कितनी स्टाइलिश थी उसकी ड्राइविंग। जाहिद तो उसको कहीं भी नहीं लगता था। मुझे उम्मीद थी कि जब अम्मी और अब्बू भी जुबैर से मिलेंगे तो उन्हें अपना फैसला बदलने में कोई एतराज ना होगा। खुशियों की रथ पर सवार जब मैं घर पहुंची तो मेरा मूड खराब हो गया। घर पर जाहिद मौजूद था। मैं कपड़े बदलकर मुंह धोकर आ तो गई, मगर मेरा गुस्सा मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जाहिद ने पूछा, तुम्हारे इम्तिहान कब हो रहे हैं? मैंने बदतमीजी से कहा, आपको इससे क्या मतलब? जाहिद ने कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं बड़ी अम्मी से यही कह रहा था कि लड़कियों को भी तालीम के मैदान में पीछे नहीं रहना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। जाहिद ने मुझे खुश करने के लिए कहा। अम्मी ने कहा, बस बेटा, इतना ही काफी है। खैर से अपने घर चली जाए, हमें कौन सा नौकरी करवानी है। हम भी अपने फर्ज से अदा हो जाए, फिर खुदा के घर की जियारत को जाएं। जिंदगी और मौत का क्या भरोसा, जितनी जल्दी हर काम से निपट जाए अच्छा है। मैं पेचताप खाकर रह गई। बातचीत सरासर जाहिद के हक में थी। अम्मी वही कुछ कह रही थी जो वो कहलवाना चाहता था। जाहिद मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, आपकी बात ठीक है बड़ी अम्मी, लेकिन सहर शादी के बाद भी पढ़ सकती है, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं सर से पांव तक सुलग उठी। पहली मोहब्बत की जो सरशारी और बेखुदी थी वो सब गारत होकर रह गई थी। मैं घर आकर आंखें बंद किए चुपचाप लेटकर जुबैर की मोहब्बत भरी बातों को याद करना चाहती थी और खुश होना चाहती थी। मेरे लिए पहला तजुर्बा था। मुझे आज मालूम हुआ था अफसानों और नावेलों में पढ़ी हुई तमाम मोहब्बत की वारदातें अपनी सच्चाई का ऐलान कर रही थी, मगर ये सब धरा की धरा रह गया। जाहिद ने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने अपनी सारी झिल्लाहट जाहिद पर उतार दी। क्या समझते हैं आप खुद को जो इस किस्म की बात कर रहे हैं? अगर आपको ये घमंड है कि आपके बीए और एमए के रोब में आकर मैं आपसे मरूब हो जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। मैं इंसान हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं जिसकी जंजीर एक खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे से बांध दी जाए, और ना ही मैं आपकी जायदाद का कोई हिस्सा हूँ जो बंटवारे में आपको मिल जाऊं। मेरी मर्जी और मेरे मिजाज के खिलाफ कोई फैसला मुझे कबूल नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप भी अपने दिल से तमाम खुशफहमी निकाल दीजिए, वरना बाद में अफसोस होगा। अम्मी मुझे वार्निंग देती रही, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करके धड़ धड़ करती कमरे में आ गई। मेरी अम्मी जाहिद से कह रही थी, बेटा तुम बुरा मत मानना, उसके मिजाज में बचपना है, हमारी लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है। दूसरे दिन मैंने जुबैर से कहा, तुम हमारे घर कब आ रहे हो? मेरा मतलब है अपनी अम्मी के साथ। मैं शर्माते हुए बोली, हम लोगों को मिलते हुए 2-2.5 महीने हो गए थे। इम्तिहान भी सर पर थे। इम्तिहानों के बाद मेरा घर से निकलना और जुबैर से यूं मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं जल्द से जल्द जुबैर के माँ बाप को घर बुलाना चाह रही थी कि हर डर खौफ और खटक से सुरक्षित हो जाऊं। वो हैरानी से बोला, अम्मी के साथ तुम्हारे घर?
मैं समझा नहीं। मैंने कहा रिश्ता मांगने तुम्हारी अम्मी ही तो आएंगे ना। मैं उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। हम लोग उस वक्त कॉलेज से छुट्टी करके एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। धीमी धीमी रोशनी में जुबैर दिल में उतर जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। वो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए था। उसने कहा, मम्मी भी आ जाएंगी तुम्हारे घर, लेकिन पहले तुम उनसे मिल लो। मैं बौखला गई, ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है, अजीब सा लगता है कि लड़की शादी से पहले ससुराल में जाए। जुबैर ने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे घर वाले मेरी तरह नए दौर की बातों पर यकीन रखते हैं। उन्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं होगा और ना ही वो इस बात को माइंड करेंगे कि तुम शादी से पहले ही घर आ गई। चलो चलते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्यों न फिजा को भी साथ ले लो। नहीं, हम दोनों अकेले जाएंगे। वो खड़ा हो गया और उसने मेरा हाथ थामकर उठा दिया। सारे रास्ते मुझे यही अफसोस रहा कि अगर जुबैर पहले से बता देता तो मैं जरा हुलिया ढंग का बनाकर आती। कॉलेज यूनिफॉर्म में जुबैर के साथ फिरते हुए मैं खुद को चोर महसूस करती थी। मुझे ये फिक्र भी हो गई कि जुबैर के घर वाले मॉडर्न लोग हैं, क्या पता मैं उन्हें पसंद आऊं भी या नहीं। फिजा की दी गई खबर के उल्टा जुबैर किसी बंगले की बजाय एक आम से फ्लैट पर पहुंचा। मैंने खुद को समझाया, हो सकता है यहाँ भी वो लोग रहते हों, बड़े लोगों की बड़ी बातें। जुबैर ने लॉक खोला और कहा, हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, हम सब के पास अपनी अपनी चाबियां हैं, जिसका जब जी चाहे आ जाए। हम अंदर दाखिल हुए तो पहली बार खौफ की एक लहर ने मुझे छू लिया। फ्लैट में सन्नाटे ने हमारा स्वागत किया। आओ यहाँ बैठो। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। मैंने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? फ्लैट की हालत खुद गवाही दे रही थी कि यहाँ किसी औरत का कोई वजूद नहीं, हर चीज गर्द आलूद और बिखरी बिखरी सी थी। मैं देखता हूँ सब लोग कहाँ है, और वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं धड़धड़ाते दिल को काबू में करने की कोशिश करने लगी। अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मेरे अंदर से खौफ की चीखें निकल रही थी, लेकिन मैं जब्त से उन्हें दबा रही थी। जुबैर अंदर आया, उसके हाथ में ट्रे थी। शायद सब लोग कहीं गए हुए हैं, हम कुछ इंतजार कर लेंगे, वो बोला और झुककर कोल्ड ड्रिंक गिलासों में डालने लगा। मेरी नजर उठी और फिर मैं जैसे सकते की हालत में रह गई। शरबत का रंग मेरे लिए अनजाना सही, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ न थी कि बोतल और उस पर लिखा नाम ना पढ़ सकूं। यकीनन वो शराब थी। मेरे कदमों से जमीन निकल गई। जुबैर का ड्रामा समझना अब मुश्किल ना था। मेरी बचत का एक ही रास्ता था कि भाग जाऊं। मैं यूं उठी जैसे कदमों तले अंगारे आ गए हो। मैं जा रही हूँ, मम्मी से मिलने फिर आ जाएंगे। मुझे अपनी आवाज खुद अजनबी लग रही थी। वो चौंक गया और कहा, थोड़ी देर और इंतजार करो। नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं उसकी बात काट कर बोली और भागती हुई कमरे से निकलकर लाउंज से होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले जुबैर ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? वो सख्ती से बोला। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी नियत अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। जुबैर ने कहा, ये अच्छा हुआ कि तुमने खुद समझ लिया, वरना मुझे किसी और तरीके से समझाना पड़ता। अब चलो मेरे साथ। वो मुझे अंदर की तरफ धकेलने लगा। जुबैर, कुछ खुदा का खौफ करो। मैं मिन्नत समाजत पर उतर आई। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे। मैं तुम्हारी अमानत हूँ, लेकिन इस तरह मुझे जलील न करो। जुबैर ने कहकहा लगाते हुए कहा, मोहब्बत और शादी, यही तो वो जाल है जिसमें तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां आसानी से फंस जाती है। एक तुम ही रह गई हो दुनिया में जिससे मैं शादी करूंगा। वो मजाक उड़ाते हुए बोला। मैंने कहा, तो क्या तुम्हारी वो बातें और वो मोहब्बत झूठी थी? मैं हैरान खड़ी थी। उसने कहा, वो सब तुम्हें फांसने के लिए था, आई तुम्हारी समझ में। अब ज्यादा बकबक ना करो, वैसे भी मैंने तुम पर बहुत वक्त और पैसा खर्च किया है, महीनों तुम्हारे पीछे फिरा हूँ। अब वक्त आ गया है हर वसूली का। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। उसका लहजा और शब्द ही नहीं, वो खुद भी अजनबी लग रहा था। उसके चेहरे का रंग ही नहीं, खत खाल भी बदल चुके थे। वो चेहरा जिस पर हर वक्त मोहब्बत और आंखों में नरमी छाई होती थी, उस वक्त किसी दरिंदे का खौफनाक चेहरा लग रहा था। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, वरना शोर मचा दूंगी। मैंने उसे धमकाने की कोशिश की। वो गुर्राया। अच्छा, मचा कर देखो। फिर उसने जेब से तेज धार चाकू निकाल लिया और मेरे गले से लगा दिया। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ आओ, वरना तुम्हारी लाश तो क्या, हड्डियां भी घर वालों को नहीं मिलेगी। तुम भी नहीं बचोगे। मेरी सहेलियां हमारी मोहब्बत की गवाह है, मैंने मुश्किल से कहा। छुरी की धार गले में चुभ रही थी। उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता ना था कि मजामत करूं और अपनी जान दे दूं। इज्जत के मुकाबले में जान का सौदा सस्ता था। मैं खाली खाली नजरों से उसे देखती रही।
वो आंखों में दरिंदगी और हवस लिए मेरे पास आ रहा था। सारा मंजर अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गया और वही ख्वाब वाला मंजर पूरी तरह मेरे सामने आ गया जो मैं बचपन से देखते आई थी। हर तरफ शोले भड़क उठे, तेज सुर्ख और गजबनाक अलाव भड़क उठा। इससे पहले के शोले मुझ तक पहुंचते मैं चिल्ला पड़ी, आग बचाओ बचाओ। मैं आंखें बंद किए चीख रही थी। जुबैर ने मुझे झंझोर डाला, सहर होश में आओ वरना सचमुच मार डालूंगा। मेरी चीखें रुक गई लेकिन मैं उसे खाली खाली नजरों से देखे जा रही थी। जुबैर भी उलझी उलझी नजरों से मुझे देख रहा था कि मैं आग आग क्यों चिल्ला रही थी। अचानक मुझे एक झटका लगा, जुबैर भी चौंक उठा। फायर ब्रिगेड का सायरन गूंजा, फिर उसकी आवाज करीब आती चली गई। ऐसा लगा जैसे वो बिल्डिंग में आ गए हो। वही तेज खतरे वाला सायरन। मैं अभी भी होश और बेहोशी के दरमियान थी। एक के बाद एक शायद कई फायर ब्रिगेड करीब आ गए थे। फिर बाहर से बहुत से लोगों की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक दरवाजा पीटा जाने लगा। जुबैर ने चाकू दोबारा जेब में डाल लिया। दस्तक तेज हो गई। बाहर आग लग गई है। बाहर दस्तक देने वाले चीख रहे थे। दरवाजा खोले बिना कोई चारा न था। वो मुझे धमकाता हुआ दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही लोगों का हुजूम अंदर आ गया। जुबैर ने उन लोगों से कहा, अशफाक साहब जरा बाजार गए हैं। मैं उनका दोस्त हूँ और ये मेरी मिसेज है। तो ये जुबैर के दोस्त का फ्लैट था, जुबैर का घर नहीं था। मैंने शल होते हुए जहन से सोचा। लोगों ने उसकी बात काट दी और कहने लगे, जल्दी से बाहर निकलो, आपके बराबर वाले फ्लैट में जाने कैसे आग लग गई है। हालांकि वो फ्लैट खाली है और आग भी बहुत खौफनाक है। पूरे फ्लोर के फ्लैट खाली करवा लिए हैं। हम तो यही समझे थे कि आपका फ्लैट भी खाली है, मगर चौकीदार ने बताया कि कुछ लोग आए हुए हैं। जल्दी करे बाहर आ जाएं। मेरे हवास इस काबिल ना थे कि मैं कुछ सोच सकती। लोगों ने हमें नीचे पहुंचाया। सीढ़ियां धुएं से भरी हुई थी। फायरमैन मास्क पहने भाग रहे थे। नीचे इतने लोग जमा थे कि जुबैर के लिए मनमानी करने का कोई इम्कान नहीं था। इससे पहले कि वो समझ पाता, सामने से आने वाले रिक्शे को हाथ देकर मैं बैठ गई। जाने कैसे मैंने घर का पता बताया और कैसे पहुंची, बस इतना याद है कि अम्मी को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब मैंने आंखें खोली। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मुझे कुछ समझ न आया कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है। फिर मुझे कुछ होश आया और मैं सोचने लगी और मेरा दिल कटने लगा। जुबैर की मोहब्बत का ये भयानक रूप देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ था। इंसान कितना बड़ा एक्टर होता है। अगर वो आग ना लगती और अगर मोहल्ले वाले जमाना होते तो मेरी इज्जत कैसे बचती। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। अम्मी कमरे में आ गई थी। उन्होंने कहा, होश आ गया मेरी बच्ची को। वो मुझे बेतहाशा प्यार कर रही थी। मैंने आंखें खोली। अम्मी की आंखों में सवाल था, लेकिन वो मेरी हालत की वजह से नहीं पूछ पा रही थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी जो कुछ हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिर्फ इतना सुन लो कि आपकी बेटी भड़कती आग से बच निकल आई है। वो जैसी इस घर से गई थी वैसी वापस आई है। बाबा का दिया हुआ तावीज जो गले में था मैंने आंखों से लगा लिया। मैं नहीं जानती कि वो आग कैसे लगी, उसकी क्या वजह थी, लेकिन मेरे अंदर शिद्दत से ये एहसास उभर रहा था कि ये सिर्फ मेरा बचाव था। जहाँ कोई ताकत मेरी मदद को नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ कुदरत ने मेरी मदद की थी। सहर ये उन बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा था या फिर उस बाबा के तावीज का असर था। उसने यही तो कहा था कि आग और शोले मेरे माथे पर उसे नजर आ रहे हैं। मैंने अपने ख्वाब को हकीकत में देख लिया था और ख्वाब ही की तरह आग से बच गई थी। बुजुर्गों की करामात और करिश्मे हर दौर में होते हैं, तो ये भी ऐसा ही करिश्मा था। मैंने फिर दिल में सोचा, वो सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो कभी किसी के किए की सजा किसी और को नहीं देता। हाँ, हमें आजमाइश में जरूर डालता है ताकि खरे और खोटे की पहचान हो सके। और मुझे भी इस आजमाइश से खरे और खोटे की पहचान हो गई थी। आज मैं जाहिद के 2 बच्चों की माँ हूँ। मैंने बाद में अपने रवैये की जाहिद से माफी मांगी तो वो मुस्कराकर बोले, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।